वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम पौधों में गैसों के विनिमय में स्टोमा या स्टोमाटा की जो भूमिका होती है उस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम किसी भी पौधे की पत्तियों को या तने को या जड़ को माइक्रोस्कोप से देखें, किस किस को देखें? या तो पत्तियों को देखें, या तने को देखें, स्टेम को देखें, या जड़ों को देखें, रूट को देखें, तो हमें इन पत्तियों में, तनों में और जड़ों में लाखों करोड़ों रंध्र नजर आएंगे। रंध्र या छिद्र, छोटे 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 छिद्र नजर आएंगे। ये जो छिद्र होते हैं वो देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये छिद्र दिख रहा है। इस तरह के छिद्र माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह के नजर आएंगे। ये छिद्र खुला हुआ नजर आएगा और ये छिद्र बंद। कुछ छिद्र खुले रहते हैं, कुछ बंद रहते हैं, ठीक है? ऐसे छिद्र नजर आएंगे। ये जो रंध्र हैं या ये जो छिद्र हैं, इन्हीं को हम स्टोमा या स्टोमाटा कहते हैं। अब स्टोमा और स्टोमाटा जो है, इसका रोल क्या होता है गैसों के विनिमय में, एक्सचेंज में क्या होता है? गैसों के एक्सचेंज में क्या रोल होता है इसका? देखिए, इसका पूरा रोल होता है गैसों के एक्सचेंज में, गैसों के विनिमय में। इसी छिद्र के द्वारा, स्टोमा या स्टोमाटा के द्वारा ही वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे की पत्तियों में या तने में या जड़ में जाती है प्रकाश संश्लेषण के समय। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो भी इसी के थ्रू बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पौधे में जाना और ऑक्सीजन का पौधे से बाहर आना, ये दोनों ही प्रक्रिया इस रंध्र के द्वारा होती है, जिसको हम स्टोमा या स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक, अब ये होती किस तरह से ये प्रक्रिया? देखिए, ये स्टोमा या स्टोमाटा जो होता है ये हमेशा खुला हुआ नहीं रहता इसका मुंह। ये केवल प्रकाश संश्लेषण के समय
जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है लेने की, या फिर ऑक्सीजन जो गैस बनती है उसको बाहर निकालने की आवश्यकता होती है, केवल उसी समय ये स्टोमा या स्टोमाटा का जो ये छिद्र होता है ये खुलता है। बाकी के समय पे ये बंद रहता है। अब बंद क्यों रहता है? बंद रहने का एक महत्वपूर्ण कारण तो ये भी है कि अगर ये बंद नहीं रहेगा तो पौधे में मौजूद जो जल है उसके जो कण हैं, जल के कण, वो वाष्पीकृत हो जाएंगे, आसमान में उड़ जाएंगे। इसलिए ये केवल तभी खुलता है जब इसको गैसों का आदान प्रदान करना होता है। अब ये खुलता किस तरह से है, बंद किस तरह से होता है? देखिए, ये जो स्टोमाटा के यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ये विशेष किस्म की सेल होती हैं जिनको बोलते हैं गार्ड सेल। अंग्रेजी में गार्ड सेल बोलते हैं, बाकी हिंदी में बोलते हैं द्वार कोशिका। द्वार कोशिका नाम से स्पष्ट हो रहा है ये दरवाजे का काम करती हैं। होता क्या है कि जैसे ही इसको बंद होना होता है तो पानी जो होता है, जब पानी इन द्वार कोशिकाओं में भर जाता है तो ये द्वारी कोशिकाएं मोटी हो जाती हैं। और मोटी होने के कारण क्या होता है, ये जो छेद होता है बीच में, ये द्वार कोशिका जो छिद्र होता है, स्टोमाटा का जो छेद होता है, ये बंद हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये बंद हो गया, क्लोज हो गया। और जब पानी निकल जाता है, वापस से बाहर निकल जाता है, तो ये वापस से खुल जाता है। तो पानी के इन द्वार कोशिकाओं में जाने से, भरने से और उसके निकलने से ये द्वार कोशिकाएं खुलती और बंद होती। ठीक है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वो फूल जाती है, मोटी हो जाती है। और फूलने के कारण क्या होता है, ये जो छिद्र होता है वो खुल जाता है। और जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। आई बात समझ? तो ये द्वार कोशिकाएं हैं, इसमें पानी जाएगा तो ये फूल जाएंगी, और फूलने से ये खुल जाएगा, सॉरी, फूलने से ये बंद हो जाएगा। और जब पानी निकल जाएगा तो ये सिकुड़ जाएंगी, और सिकुड़ने से ये खुल जाएगा। ठीक है। तो पौधों में जो गैसों का विनिमय होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्रों को हम बोलते हैं स्टोमा या स्टोमाटा। ठीक है, आई बात समझ? थोड़ी देर पहले पत्ती की संरचना बताते समय हमने जिक्र किया था जाइलम और फ्लेम, इन दो प्रकार की पाइपों का, ट्यूब्स का। हमने बताया था कि पत्ती के अंदर एक विशेष प्रकार का बंडल होता है, वस्कुलर बंडल। कौन सा बंडल? वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल को हम संवहन बंडल भी कह देते हैं। संवहन बंडल। ये जो वस्कुलर बंडल या संवहन बंडल होता है, इसके अंदर दो प्रकार की ट्यूब्स हमने बताई थी। एक का नाम बताया था जाइलम और एक का नाम बताया था फ्लोएम। ये पत्ती की संरचना है। देखिए यहां पर ये वस्कुलर बंडल नजर आ रहा है हमारे को। ठीक है, यानी ये एक मोटी ट्यूब है, बड़ी ट्यूब है। इसके अंदर दो प्रकार की ट्यूब्स आ रही हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम दो गौर से देखें तो ये देखिए दो प्रकार की ट्यूब हमें नजर आ रही हैं। एक तो इस तरह की है, देखिए ये, ठीक है, आ रही नजर? ठीक है। और दूसरी ट्यूब्स इस तरह की हैं। तो ये जो ऊपर वाली ट्यूब्स हैं, ये वाली, इनको तो हम कहते हैं जाइलम। जाइलम, XYLEM, जाइलम, जाइलम। और ये जो नीचे वाली जो है ट्यूब्स, इनको हम कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम। ठीक है। जैसा कि इस दूसरे चित्र में भी दिखाया गया है कि इधर ये जो लाल लाल ये दिख रहा है, ये वाली, इसको जाइलम वाली ट्यूब बोल रहे हैं। और ये जो पीले वाली ट्यूब्स नजर आ रही हैं, ये वाली, ये, इसको फ्लोएम वाली ट्यूब बोल रहे हैं। ठीक है।
अब हम जाइलम और फ्लोएम, ये जो दो प्रकार की ट्यूब है, इसमें थोड़ा सा अंतर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला अंतर तो ये है कि जाइलम है, जाइलम जो है वो क्या करता है, ये जो जाइलम कोशिकाएं हैं ऊपर वाली, ये जो जाइलम कोशिकाएं हैं ऊपर वाली, ये क्या है, क्या करती हैं, किसका परिवहन करती हैं, ये जल का परिवहन करती है। जाइलम का जय है, ये जल का, पानी का, जल का परिवहन करती है, जल का। और फ्लोएम क्या किसका परिवहन करता है, भोजन का। भोजन का मतलब है ग्लूकोज, ग्लूकोज का परिवहन करता है। पहला अंतर तो यही है दोनों में, जाइलम जल का परिवहन करती है, फ्लोएम भोजन का यानी ग्लूकोज का परिवहन करती है। ठीक है। दूसरी चीज, जाइलम जो ये ट्यूब्स होती हैं, पाइप्स होते हैं, ये मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती है। जाइलम मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती है, मृत कोशिकाओं की, कोशिकाओं द्वारा निर्मित। जाइलम जो पाइप्स होते हैं ये मृत कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये जीवित कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है, जीवित कोशिकाओं द्वारा निर्मित। ठीक है। तीसरा अगर अंतर हम देखें तो जाइलम जो कोशिकाएं होती हैं इसमें प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। प्रवाह जो होता है जाइलम के अंदर, प्रवाह चीजों का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। जबकि फ्लोएम जो है, फ्लोएम में जो प्रवाह होता है, प्रवाह वो द्विदिशीय होता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है। ठीक है। अगर चौथे अंतर की भी बात करें हम, तो चौथा अंतर ये है कि जाइलम की जो कोशिकाएं हैं, जाइलम जो ट्यूब्स हैं, ये पत्तियों तक जाती हैं। कहां पे जाती हैं, पत्तियों तक, पत्तियों तक जाती हैं। जाइलम जो ट्यूब्स हैं ये पत्तियों तक जाती हैं, जबकि फ्लोएम जो है, फ्लोएम जो है वो पौधे के वृद्धिशील जो भाग हैं या जो भी संग्रहण करने वाले जो भाग हैं उन तक जाती है। वृद्धिशील भाग और संग्रहण कर भागों तक जाती है फ्लोएम की जो ट्यूब्स होती है। आया समझ। तो ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में कुछ अंतर है। महत्वपूर्ण अंतर जो आपको ध्यान रखना है वो सिर्फ इतना सा है कि जाइलम कोशिकाएं जल का परिवहन करती हैं, जबकि फ्लोएम कोशिका जो होती है भोजन का परिवहन करती है, यानी ग्लूकोज का परिवहन करती है पौधे के अंदर। अब हम प्रकाश संश्लेषण संबंधी 3 प्रयोग करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ शब्दावलियों को समझेंगे। एक होता है डी स्टार्च करना, यानी विमंडीकरण। स्टार्च को बोलते हैं मंड, डी स्टार्च करने का मतलब है विमंडीकरण। डी स्टार्च करना या विमंडीकरण का मतलब क्या होता है, स्टार्च को निकालना। स्टार्च या मंड जो होता है, मंड को निकालना। स्टार्च या मंड को निकालना कहां से, पत्तियों में से, पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें से, उसको हम बोलते हैं डी स्टार्च या विमंडीकरण। देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है रासायनिक, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पौधा अपना भोजन बनाता है ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज बनता है इसका कुछ हिस्सा तो वो अपने काम में ले लेता है और कुछ हिस्सा जो है वो स्टार्च या मंड के रूप में स्टोर कर लेता है। तो ये पत्तियों में जो स्टोर हो जाता है, संग्रहित हो जाता है स्टार्च या मंड,
इसको निकालते कैसे हैं ये हमें आना चाहिए। देखिए, इसको निकालने का सिंपल तरीका है, अगर किसी पौधे की पत्तियों में से स्टार्च को हमें निकालना है तो एक सिंपल सा तरीका है कि उसे 3 से लेकर के 4 दिन, 3-4 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दो। अंधेरे कमरे में रख दो। अंधेरे कमरे में रखने से क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर प्रकाश वाले कमरे में रखते या सूर्य की रोशनी में रखते तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया शुरू हो जाती पौधों में, और उससे क्या होता, और स्टार्च बन जाता। 3-4 दिन अंधेरे कमरे में रखने का मतलब ये है कि जब अंधेरा कमरा है, सूर्य का प्रकाश पौधे को नहीं मिल रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया तो होगी नहीं। प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो तो होगी नहीं। इससे क्या होगा, नया स्टार्च नहीं बनेगा, नया स्टार्च नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, नया स्टार्च नहीं बनेगा तो दूसरी बात ये होगी कि जो पुराना स्टार्च है पौधा उसका उपभोग कर लेगा। पुराना स्टार्च पौधे द्वारा प्रयुक्त हो जाएगा, युक्त हो जाएगा। तो अगर हमें किसी भी पौधे का विमंडीकरण करना है या डिस्टार्च करना है तो उस पौधे को उठा करके हम 3-4 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है, जिससे कि नया स्टार्च नहीं बनता है, और पुराना जो स्टार्च पहले से पत्तियों में फलों में जो स्टोर होता है पहले से, उसका उपयोग पौधा कर लेता है इस समय पे। इसको हम बोलते हैं डिस्टार्च करना या विमंडीकरण करना। ठीक। अब हम बात करेंगे स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि के लिए आयोडीन टेस्ट। जब भी हमें ये पता करना हो कि इस किसी भी पेड़ की पत्ती में स्टार्च है या नहीं, या किसी भी जगह पर स्टार्च है या नहीं, तो उसकी पुष्टि करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है आयोडीन टेस्ट। अब ये आयोडीन टेस्ट कैसे किया जाता है यही हमें समझना है सबसे पहले। देखिए, आयोडीन टेस्ट अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कोई भी पौधा जिसकी पत्ती का हमें आयोडीन टेस्ट करना है, उस पौधे की हम एक पत्ती को तोड़ते हैं और तोड़ करके एक परख नली लेते हैं जिसके अंदर एल्कोहल भरा हुआ हो। एल्कोहल भरा हो, क्या भरा हुआ हो, एल्कोहल। एल्कोहल, और उस एल्कोहल के अंदर उस पत्ती को हम डाल देते हैं। इस टेस्ट ट्यूब को, ये जो परख नली थी जिसके अंदर एल्कोहल भरा हुआ है, जिसमें हमने पत्ते को डाला है, इस टेस्ट ट्यूब को हम पानी से भरे हुए एक बीकर के अंदर डालते हैं और फिर उसको हम गर्म करते हैं। फिर हम उसको गर्म करते हैं। अब सवाल उठता है, यहां पर एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि हमने ऐसा क्यों किया कि पानी में इस परख नली को रखा फिर उसको गर्म कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि अगर एल्कोहल भरी हुई परख नली को हम सीधा गर्म करेंगे तो इस एल्कोहल में आग लग सकती है। ठीक है, इसलिए हमने इसको पानी के जरिए गर्म करने की कोशिश करी। ठीक है, तो हमने अब तक हमने क्या किया, एक परख नली ली, उस परख नली के अंदर एल्कोहल लिया और उस परख नली के अंदर हमने एक पत्ता डाल दिया पेड़ का, जिस पत्ते का कि हमें आयोडीन टेस्ट करना है, और इस परख नली को हमने दूसरे एक बीकर के अंदर डाला जिसके अंदर की पानी भरा हुआ था, और उसके बाद में उस बीकर को हमने गर्म किया और तब तक गर्म करते गए जब तक कि ये जो इसमें पत्ती थी वो पूरा रंगहीन ना हो जाए। रंगहीन ना हो जाए, एल्कोहल में डूबी हुई जो पत्ती है ये अपना सारा कलर, जो ग्रीन कलर है
वो पूरा कलर ना छोड़ दे। जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है, हम जानते हैं। जब तक वो ग्रीन कलर ना छोड़ दे तब तक उसको हम गर्म करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम उस पत्ती को साफ पानी में धो लेते हैं और धोने के बाद में हम उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करते हैं, यानी उस पत्ती के ऊपर आयोडीन डालते हैं, आयोडीन डालते हैं। ठीक है, ऐसा करने पर क्या होगा, इस पत्ती में जहां जहां प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई है, यानी जहां जहां पर भी स्टार्च स्टोर है, जहां जहां भी स्टार्च है उस पत्ती के अंदर, उन सभी जगहों पर जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, नीला, नीला हो जाएगा। और बाकी जगह जहां पर कि स्टार्च नहीं है वहां पर वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सामान्य कलर रहेगा, जैसा कि अपारदर्शी जो था उसका ट्रांसपेरेंट इस तरह की पत्ती जो थी उस तरह की रहेगी, यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर स्टार्च है पत्ती में उस जगह पर तो उस वो कलर हो जाएगा नीला, और जहां पर नीला कलर नहीं हुआ इसका मतलब वहां पर स्टार्च नहीं। तो आयोडीन टेस्ट की हमें बार बार में जरूरत पड़ेगी, जब भी हम ये देखेंगे कि यहाँ स्टार्च बनाया नहीं बनाया, यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, तो हमें आयोडीन टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें आयोडीन टेस्ट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक, ये तरीका सीधी तरह से तो बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें समझ करके और इसको समझ लेना चाहिए। जब भी इसका आयोडीन टेस्ट को हम करेंगे तो हमें इस बात को पूरा समझा हुआ होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए हमें। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया है, सिंपल सा आयोडीन टेस्ट में हमने ये किया है कि जिस पत्ते का हमें आयोडीन टेस्ट करना है उसको एक परख नली में डाला, उस परख नली के अंदर एल्कोहल डाला, और उसके बाद में उस परख नली को एक अन्य बीकर में जिसमें कि पानी भरा हुआ था उसमें रख करके और फिर गर्म किया, और तब तक गर्म किया जब तक कि ये पत्ती का जो रंग है, जो हरा रंग है, वो पूरा निकल ना जाए। जब पत्ती का हरा रंग निकल जाता है, यानी पर्णहरित या क्लोरोफिल जो है वो निकल जाता है, इसके बाद में हम पत्ती को साफ पानी में धोते हैं और धोने के बाद में उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट करते हैं, यानी आयोडीन सॉल्यूशन जो होता है उसकी कुछ बूंदे इसके ऊपर गिराते हैं। गिराने के बाद में हम देखते हैं कि जहां पर भी स्टार्च था पत्ती में, जहां पर भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई थी और वहां पर स्टार्च स्टोर हुआ था, वो सभी जगह नीले रंग की हो जाती है, और बाकी जगह जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पत्ती का वैसा कलर रहता है। ठीक, अब हम प्रकाश संश्लेषण संबंधी कुछ प्रयोग करेंगे। कुल मिलाकर हम 3 प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम पहला प्रयोग करने जा रहे हैं। पहला प्रयोग है प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य प्रकाश की, सनलाइट की अनिवार्यता सिद्ध करने वाला प्रयोग। यानी इस प्रयोग में हम ये बात देखने जा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा पौधे को तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होने का मतलब ये है कि पत्ती के अंदर जो है ग्लूकोज या स्टार्च का संश्लेषण नहीं होगा, ग्लूकोज या स्टार्च का संश्लेषण नहीं होगा। ग्लूकोज या स्टार्च इसलिए बोल रहे हैं, ग्लूकोज बनता तो ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज जब स्टोर होता है तो स्टार्च के रूप में होता है। तो हमें प्रकाश ये देखना है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर अगर सूर्य का प्रकाश पौधे को ना मिले तो ऐसी स्थिति के अंदर स्टार्च का संश्लेषण नहीं होता है, वहां पर स्टार्च नहीं बनता है। अब इस प्रयोग को करने के लिए हम क्या करते हैं, एक गमला लेते हैं जिसके अंदर एक पौधा लगा हुआ, ठीक है, और सबसे पहला काम हम करते हैं कि इस गमले को, जब हमने गमला लिया है कोई ताजा ताजा, उसका मतलब क्या है, वो पहले धूप में रखा हुआ होगा, तो ऐसी स्थिति में उसमें पहले से पत्तियों में स्टार्च मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर पहले से ही स्टार्च मौजूद है तो फिर हम नई उपस्थिति कैसे देख पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम तो ये होता है कि ये जो गमला हमने लिया है, पौधा लगा हुआ,
इस गमले का या इस पौधे का सबसे पहले हम करते हैं डी स्टार्च। इस पौधे को करते हैं हम डी स्टार्च। डी स्टार्च कैसे करते हैं हमने बताया था। डी स्टार्च को हम बोलते हैं विमंडीकरण। विमंडीकरण, डी स्टार्च या विमंडीकरण का मतलब होता है कि पौधे की पत्तियों में से स्टार्च की मात्रा को निकाल लेना या समाप्त कर देना। ठीक है, उसको स्टार्च रहित बना देना पत्तियों को। ठीक है, डी स्टार्च का मतलब हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था। तो डी स्टार्च करने का तरीका क्या होता है। तरीका सिंपल होता है कि इस पौधे को डी स्टार्च करने के लिए हम क्या करते हैं, 3-4 दिन तक, 3-4 दिन अंधेरे कमरे में रख दो। 3-4 दिन अंधेरे में रख दो, डार्क रूम में इसको 3-4 दिन रखो। 3-4 दिन डार्क रूम में रखने से क्या होगा कि दो प्रभाव पड़ेंगे। पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि नया प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। नया प्रकाश संश्लेषण नहीं होने से क्या होगा कि नया स्टार्च नहीं बनेगा पत्तियों में। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, जो पहले से स्टार्च मौजूद था पत्तियों में, उस स्टार्च का उपयोग ये पौधा 3-4 दिन के अंदर पूर्णतया कर लेगा। ठीक है, अब डी स्टार्च जब पूरा हो जाए, यानी 3-4 दिन अंधेरे कमरे में रख लें, उसके बाद में हम क्या करेंगे, पौधे को बाहर निकालेंगे और पौधे की किसी भी एक पत्ती के ऊपर के कुछ हिस्से के ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा देंगे। एल्युमिनियम फॉइल लगा सकते हैं या कोई वाइट पेपर लगा सकते हैं, उससे उसको हम रैप कर देंगे, उसको कवर कर देंगे पूरी तरह से। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, इस गमले को उठा करके 3-4 घंटे के लिए, 3-4 घंटे, दिन नहीं, मात्र 3-4 घंटे के लिए सूर्य प्रकाश में रख देंगे। सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। अब 3-4 घंटे सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद में हम क्या करेंगे, हम इस पत्ती को जिस पर हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाई थी उसको हम तोड़ लेंगे, और तोड़ने के बाद में इस पत्ती का हम क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट का मतलब है कि हम ये चेक करेंगे कि इस पत्ती में कहां पर स्टार्च है, कहां पर स्टार्च नहीं है। स्टार्च है या नहीं है, और है तो कहां कहां पर स्टार्च है, कहां पर स्टार्च नहीं है। स्टार्च का होना ये बताएगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई है, और स्टार्च का नहीं होना बताता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हुई है। ठीक है, अब आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं हम थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं। सिंपल है, एक परख नली हमने ली, परख नली में हमने अल्कोहल लिया और उस अल्कोहल के अंदर इस पत्ती को डाल दिया, जिसका कि हमें आयोडीन टेस्ट करना है। इसके बाद में इस परख नली को एक पानी से भरे बीकर के अंदर रख करके उसको गर्म कर लिया, और तब तक गर्म किया जब तक कि उस पत्ती का जो हरा कलर है या क्लोरोफिल है, हरा कलर यानी क्लोरोफिल के कारण ही हरा कलर होता है पत्ती का, तो क्लोरोफिल जो है पूरा निकल ना जाए। जब पूरा क्लोरोफिल निकल जाए और पत्ती रंगहीन हो जाए, उस समय उस पत्ती को हम साफ पानी में धो लेते हैं, और धोने के बाद में उस पत्ती के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन उस पत्ती पे डालेंगे, किस पत्ती पर, इस पत्ती पर जो हमने इस गमले से तोड़ी थी, इस पत्ती पर जिसमें हमने बीच में एल्युमिनियम फॉइल भी लगाया था, तो फॉइल को तो हटा दिया हमने, और अब इसका आयोडीन टेस्ट हम कर रहे हैं। जैसे ही हम उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे तो हम देखते हैं कि पत्ती का कुछ हिस्सा, ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है वो नीला हो जाएगा, और बीच में जहां पर हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाई थी पहले, या पेपर से जिसको कवर किया था, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीला कलर नहीं होगा। नीला कलर जहां पर हो गया, इसका मतलब ये साफ है कि वहां पर स्टार्च बना है। स्टार्च बना है इसका मतलब वहां पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई है। और जहां पर ये नीला कलर नहीं हुआ, इसका मतलब स्टार्च नहीं बन पाया है उस हिस्से में, और स्टार्च नहीं बन पाया इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हुई है।
अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इस जगह को हमने कवर कर दिया था, प्रकाश मिलने ही नहीं दिया। सूरज का प्रकाश इस हिस्से को एल्युमिनियम फॉयल के कारण नहीं मिल पाया था, इस कारण यहाँ पर स्टार्च नहीं हुआ, नहीं बना और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हुई। ठीक है, इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण अगर हमें करवाना है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जो होता है वो अनिवार्य है। बिना सूर्य के प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हो सकती, यानी पौधा स्टार्च नहीं बना सकता। ठीक है, अब हम प्रकाश संश्लेषण से जुड़े हुए एक दूसरा प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अनिवार्य है या नहीं। यानी हमारा ये जो प्रयोग है वो क्यों है? प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल की अनिवार्यता सिद्ध करने वाला प्रयोग। यानी इस प्रयोग के माध्यम से हम ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल अनिवार्य है, यानी कि क्या अगर क्लोरोफिल नहीं हो किसी जगह पर तो प्रकाश संश्लेषण हो पाएगा। प्रकाश संश्लेषण का मतलब है वहां पर पत्ती में उस स्थान पर स्टार्च बनना, स्टार्च का संश्लेषण होना। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ग्लूकोज बनता है और ये जो ग्लूकोज होता है ये स्टार्च की फॉर्म में पत्तियों में और फलों में एकत्र हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण हुआ है या नहीं हुआ है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगेगा, अगर वहां पर स्टार्च बना है इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई है, और अगर स्टार्च नहीं बना है इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया नहीं हुई। ठीक है, तो इस प्रयोग को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक शबलित पत्ती वाला, कैसा? शबलित, शबलित पत्ती वाला, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वेरीगेटेड लीव, वेरीगेटेड लीव, VARI, वेरी गेटेड, GATED, वेरीगेटेड लीव। वेरीगेटेड लीफ या शबलित पत्ती वाला एक पौधा लेते हैं। शबलित पत्ती वाले पौधे से क्या मतलब है हमारा? ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां जो होती हैं वो दो कलर की होती हैं आमतौर पर, इसमें कुछ हिस्सा तो हरा होता है और कुछ हिस्सा पीला होता है, जैसे कि मनी प्लांट। मनी प्लांट की जो पत्ती होती है वो शबलित पत्ती होती है। या क्रोटोन एक पौधा होता है, क्रोटोन, जैसा कि इस चित्र में हमने क्रोटोन की पत्ती ली है, मनी प्लांट की नहीं ली। मनी प्लांट की पत्ती भी हम ले सकते थे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक शबलित पत्ती वाला यानी वेरीगेटेड लीफ वाला एक पौधा लेते हैं और उस पौधे को सबसे पहले तो हम डी स्टार्च करते हैं। पौधे को क्या करते हैं? डी स्टार्च करते हैं, डी स्टार्च। पौधे को डी स्टार्च करने का मतलब क्या हुआ? पौधे में मौजूद स्टार्च जो है उसको खत्म करना, उसको निकालना। निकालने का तरीका हमने क्या बताया था आपको? वो तरीका ये था कि पौधे को 3-4 दिन तक अंधेरे कमरे में रख दो। इससे क्या होगा, दो फर्क पड़ेंगे। पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि नया स्टार्च नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी उसको नहीं मिली है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो नया स्टार्च नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि जो स्टार्च पहले से उसमें संग्रहित है, स्टोर है, वो स्टार्च भी क्या होगा, पौधा 3-4 दिन में पूरी तरह से अपने उपयोग में ले लेगा, और पूरा पौधा जो होगा 3-4 दिन बाद में बिना स्टार्च का हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक शबलित पत्ती वाला वेरीगेटेड लीफ वाला एक पौधा लेंगे, जो कि मनी प्लांट का हो सकता है या क्रोटोन का हो सकता है। ठीक है, इस पौधे को हम क्या करेंगे, डी स्टार्च करेंगे, यानी 3-4 दिन तक अंधेरे कमरे में रख देंगे। 3-4 दिन क्या कर देंगे, अंधेरे कमरे में, अंधेरे में रख देंगे। 3-4 दिन के बाद में हम क्या करेंगे, उस पौधे को बाहर निकालेंगे और करीब 6 घंटे के लिए
बाहर धूप में रख देंगे, बाहर धूप में, ठीक है। और 6 घंटे तक धूप में रखने के बाद में हम क्या करेंगे, उस पौधे की एक पत्ती को तोड़ लेंगे, एक पत्ती को हम तोड़ लेंगे, ठीक है। और ये जो पत्ती हमने तोड़ी है इसका हम करेंगे आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि आयोडीन टेस्ट का मुख्य मकसद होता है कि पत्ती के अंदर स्टार्च की मात्रा का पता लगाना, कि पत्ती में स्टार्च है या नहीं है, और है तो कहां पर है और कहां पर नहीं, ठीक है। आयोडीन टेस्ट करते कैसे हैं, देखिए आयोडीन टेस्ट करना बिल्कुल सिंपल है। एक परख नली हम लेते हैं, इस परख नली के अंदर उस पत्ती को हम डाल देते हैं और उस पत्ती के इस परख नली के अंदर अल्कोहल भर देते हैं, ठीक है। इस परख नली को हम एक अन्य बीकर के अंदर, जिसके अंदर की पानी भरा हुआ हो, उसके अंदर रखते हैं और उसको गर्म कर देते हैं, और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि इस पत्ती का पूरा हरा रंग निकल ना जाए। यहाँ पर एक सावधानी हम और बरतते हैं, वो ये कि आयोडीन टेस्ट के लिए पत्ती को परख नली में डालने से पहले एक बार इसका हम चित्र बना लेते हैं या इसकी फोटो खींच लेते हैं, ताकि बाद में कंपैरिजन करने में, तुलना करने में आसानी रहे, ठीक है। फोटो खींचने के बाद में हम आयोडीन टेस्ट शुरू करते हैं और परख नली में अल्कोहल भर करके उसमें पत्ते को डाल करके और पानी के माध्यम से उसको गर्म करते हैं, और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि उस पत्ती का पूरा हरा कलर वापस बाहर ना निकल ना जाए, ठीक है। जब पूरा हरा कलर बाहर निकल जाए, यानी क्लोरोफिल, हरा कलर किसके कारण होता है पत्ती में, क्लोरोफिल के कारण, हरा कलर पूरा निकल गया यानी क्लोरोफिल पूरा निकल गया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उस पत्ती को साफ पानी से धो लेते हैं। धोने के बाद में हम क्या करते हैं, उस पत्ती के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, और जब हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं उस पत्ती के ऊपर, तो हम देखते हैं कि पत्ती में कुछ इस तरह से नीला कलर हो जाता है। यानी पत्ती में पहले जहां जहां पर, जिन जिन हिस्सों पर हरा रंग था, यानी जहां जहां पर पर्णहरित था, या जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल था, उन हिस्सों पर, जहां जहां पे क्लोरोफिल था, उन हिस्सों के ऊपर नीला रंग हो गया है। नीला रंग हो गया, इसका मतलब यह है कि उन हिस्सों के अंदर स्टार्च बना था, उन हिस्सों में स्टार्च बना था, इसका मतलब क्या हुआ, उन हिस्सों के अंदर प्रकाश संश्लेषण हुआ था। और बाकी हिस्सों में जहां पर कि हरा रंग नहीं था, क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, उन हिस्सों के अंदर स्टार्च नहीं बना, इसलिए वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इस प्रयोग से यह सिद्ध हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होना अनिवार्य है। जहां पर क्लोरोफिल होगा वहां पर स्टार्च बनेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण होगा, और जिन हिस्सों में क्लोरोफिल नहीं होगा उन हिस्सों में स्टार्च नहीं बनेगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। अब हम प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ तीसरा प्रयोग करेंगे, और इस प्रयोग में हम ये देखेंगे कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होना आवश्यक है या नहीं है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हेतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अनिवार्यता सिद्ध करने वाला प्रयोग। इस प्रयोग के अंदर हमें यह देखना है कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अनिवार्य होती है या नहीं होती। यानी अगर कोई पौधा स्टार्च बना रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, मतलब कोई पौधा स्टार्च बना रहा है, तो वो पौधा स्टार्च तभी बना पाएगा जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर उपलब्ध हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस पौधे के नहीं मिल रही है तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा, यानी उसकी पत्तियां स्टार्च नहीं बना पाएंगी। यही बात हमें इस प्रयोग में सिद्ध करनी है। इस प्रयोग को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो गमले लेते हैं, दो पौधे लेते हैं गमलों में लगे हुए, और उन दोनों गमले वाले पौधों को क्या करते हैं, सबसे पहले डी स्टार्च कर लेते हैं। डी स्टार्च
करने का मतलब हम जानते ही हैं कि उनके अंदर जो पहले से जो स्टार्च मौजूद है उसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम उसको पहले से डी स्टार्च नहीं करेंगे तो हम बाद में कैसे पता लगाएंगे कि अब नया डी स्टार्च बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो पोटेड प्लांट लेते हैं, यानी गमलों में लगे हुए पौधे लेते हैं और उन दोनों पौधों को डी स्टार्च कर लेते हैं। डी स्टार्च करने का मतलब ये कि उनको 3-4 दिन तक अंधेरे में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरे कमरे में रखने से क्या होता है, दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव तो ये है कि नया स्टार्च नहीं बनता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है और स्टार्च नहीं बन रहा है। तो एक तो नया स्टार्च नहीं बनेगा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा प्रभाव कि जो पुराना स्टार्च उसमें पहले से मौजूद है वो स्टार्च जो है वो पौधा 3-4 दिन के अंदर पूरा उपयोग में अपने ले लेगा, और इस तरह से 3-4 दिन के अंदर उस पौधे के अंदर कोई भी स्टार्च नहीं बचेगा। तो सबसे पहले हम दो पोटेड प्लांट लेते हैं, यानी दो गमलों में लगे हुए पौधे लेते हैं और उन गमलों में लगे हुए पौधों को हम क्या करते हैं, डी स्टार्च कर लेते हैं, यानी 3-4 दिन तक अंधेरे कमरे में रखते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उन दोनों पौधों को क्या करते हैं, वापस से बाहर निकालते हैं और बेल जार, कांच के दो बर्तन होते हैं, कांच के बर्तन होते हैं, इनको बोलते हैं बेल जार। बेल जार कांच का इस प्रकार का उल्टा बर्तन होता है, इस प्रकार की डिजाइन का, इसको बेल जार बोलते हैं। तो इन दोनों गमलों के ऊपर हम बेल जार लगा देते हैं। ठीक है, और बेल जार लगाने से पहले एक गमले के अंदर, एक बेल जार के पास में अंदर क्या करते थे हम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक वाच ग्लास लेते हैं, यानी एक प्लेट कटोरी लेते हैं, वाच ग्लास बोलते हैं उसको। उस वाच ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या चीज, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हायर फार्मूला होता है पोटेशियम का के, हाइड्रोक्साइड का OH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें लेते हैं और रख देते हैं। एक वाच ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसको एक गमले के पास में रख देते हैं, बेल जार के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, इन दोनों पौधों को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी बात आपको ये बता दें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने क्यों रखा है। देखिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ऐसा गुण होता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। अब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसलिए रखा यहाँ पर ताकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस बेल जार में मौजूद जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ये अवशोषित कर लेगा, यानी बेल जार के अंदर बाद में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बचेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बेल जारों को, यानी पौधों को क्या करते हैं, बेल जारों समेत हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। 3-4-5 घंटे हम 4-5 घंटे तक उनको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, और 4-5 घंटे के बाद में हम क्या करते हैं, दोनों पौधों की एक एक पत्ती को तोड़ते हैं और उन पर आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, आयोडीन टेस्ट कैसे करते हैं, आयोडीन टेस्ट के बारे में हम आपको बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। आयोडीन टेस्ट कैसे होगा और क्यों किया जाता है, आयोडीन टेस्ट पत्ती में स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण हुआ है या नहीं हुआ है, ये तय होता है किस बात से कि पत्ती में स्टार्च बना है कि नहीं बना। अब स्टार्च की मात्रा का पता लगाने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं, दोनों पत्तियों को मैं ऊपर हम आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं। आयोडीन टेस्ट करने का तरीका क्या होता है, एक परख नली ली, परख नली के अंदर एल्कोहल लिया और उसके अंदर पत्ती को डाल दिया। इसके बाद में इस परख नली को एक पानी से भरे बीकर के अंदर रख करके और हमने गर्म किया। ठीक है, गर्म करने के बाद में तब तक गर्म किया जब तक कि इस पत्ती का पूरा रंग, हरा रंग जो है वो निकल ना जाए, यानी इसमें जितना भी क्लोरोफिल है वो पूरा निकल ना जाए। क्लोरोफिल निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके बिना आयोडीन टेस्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पूरा क्लोरोफिल निकाल देते हैं। क्लोरोफिल जब पूरा निकल जाता है, पत्ती रंगहीन हो जाती है,
तो उसको थोड़ा धो लेते हैं और धोने के बाद में उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन हम डालते हैं। जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं इन दोनों पत्तियों पर, तो हम देखते हैं कि एक पत्ती जो है, जो कि उस बेल जार में रखी थी जिसमें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्लेट भी रखी थी, उसकी पत्ती के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं। जबकि दूसरी पत्ती जो दूसरे बेलजार के पौधे की थी, उसके अंदर जो जैसे हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो पत्ती का रंग जो हो जाता है वो नीला हो जाता है। इससे साबित ये होता है कि जिस बेलजार के अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था, यानी जिस बेलजार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद थी, उस बेलजार के पौधे की पत्ती के अंदर स्टार्च का संश्लेषण हुआ, स्टार्च बना है, यानी वहां पे प्रकाश संश्लेषण हुआ है। और जिस बेलजार के अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया था, यानी वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं थी, उस बेलजार के पौधे की पत्ती के अंदर स्टार्च नहीं बना है, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अनिवार्य है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, यानी पौधा स्टार्च नहीं बनाएगा। ठीक। न्यूट्रिशन इन हेटेरोट्रॉप्स, यानी परपोषियों में पोषण। परपोषियों में पोषण पर चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पोषण के विभिन्न चरणों पर। न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए 5 स्टेप्स होते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा अलग से बता रहा हूं। 5 स्टेप्स होते हैं, पोषण के 5 स्टेप होते हैं। नंबर 1, जिसको हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंजेशन, INGESTION। इंजेशन या अंतर्ग्रहण। दूसरा स्टेप कहलाता है पाचन, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डाइजेशन, DIGESTION, डाइजेशन। तीसरा स्टेप कहलाता है अवशोषण, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप कहलाता है एसिमिलेशन या आत्मसात करना, आत्मसात या एसिमिलेशन, ASSIMILATION, एसिमिलेशन। और 5वीं जो स्टेप है वो कहलाती है ईजेशन, ईजेशन या उत्सर्जन। ईजेशन, इसको EGESTION, ईजेशन। ये 5 स्टेप होती है पोषण। अंतर्ग्रहण या इंजेशन का मतलब होता है भोजन को अपने मुंह में लेना, भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करने का जो प्रक्रिया होती है उसको हम अंतर्ग्रहण या इंजेशन कहते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद में भोजन का पाचन होता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम पाचन या डाइजेशन। भोजन के पाचन के बाद में
जो विभिन्न छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, उनका अवशोषण होता है। वो अवशोषित होते हैं और शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं। इसको हम कहते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। ये स्टेप होती है। अवशोषण के बाद में क्या होता है, जब वो सब स्थानों पे पहुंच जाता है उसको होता है आत्मसात, यानी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन या आत्मसात में क्या होता है कि जो भोजन पहुंचा है उसका उपयोग होता है विभिन्न कार्यों में, कोशिकाओं के निर्माण में, उनकी मरम्मत में, इस तरह से उनका उपयोग होता है। उसके बाद में अंतिम स्टेज आती है इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होता है कि जो अपचित भोजन होता है, अपचित जो भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया को हम इजेशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 5 प्रकार की पोषण में चरण होते हैं। अब हम बात करेंगे अमीबा की, एक कोश के जीवों की, जिसमें बात करेंगे अमीबा की और पैरामीशियम की। फिर हम बात करेंगे मनुष्य की। पैरामीशियम यानी एक कोश की जीव हो, चाहे अमीबा पैरामीशियम हो, चाहे मानव हो, उनके अंदर भी ये 5 स्टेप होती हैं पोषण के विभिन्न स्तरों के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक कोश के जीवों से। अब हम बात करेंगे एक कोशिकीय परपोषी जीवों में पोषण की। अब एक कोश की जीव कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है अमीबा, अमीबा, और एक होता है पैरामीशियम, पैरामीशियम। पहले हम बात करते हैं अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। देखिए, अमीबा जो होता है, अमीबा जब भी बनाने को हमको कहा जाए तो किसी भी तरह से यूं यूं घुमा करके यूं बना दो, ये अमीबा बन जाता है। इसमें एक नाभिक होता है और बाकी क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। एक ही कोशिका है, कोशिका का ये नाभिक हो गया, ये कोशिका द्रव्य हो गया। इस तरह से अमीबा बनाया जाता है। अब अमीबा के अंदर पोषण यानी भोजन किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अमीबा में भोजन प्राप्त करने की जो तरकीब होती है वो ये होती है कि अमीबा की जो सतह होती है, बाह्य जो भित्ति होती है, ये बाह्य भित्ति जो होती है ये एडजस्टेबल होती है, एडजस्टेबल होती है। जैसे ही कोई फूड पार्टिकल, भोजन का कण, जैसे मान लीजिए ये भोजन का कण है और ये अमीबा है हमारा, ये वाला भोजन का कण इसके पास में आता है, तो अमीबा जो है अपने आकार को एडजस्ट करता है, अपने आकार को एडजस्ट करता है और अपने आकार को प्रवर्धकों के रूप में, या इसको हम कहते हैं सूडोपिया, क्या कहते हैं, सूडोपिया, सूडोपिया के रूप में बना लेता है। यानी जिस तरह की उंगलियां ना, ये आगे आकार को इस तरह के लिए, फूड पार्टिकल जो था ना, भोजन का जो कण था वो यहाँ पर आ गया और इसको आगे उंगलियों की तरह आगे चला गया एडजस्ट करके, और धीरे 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 करके इसको बंद कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले फूड पार्टिकल अपने आकार को एडजस्ट करता है और भोजन के कण को अपने सूडोपिया के माध्यम से कवर कर लेता है, उसको बिल्कुल बंद कर लेता है। और बंद करके क्या करता है, फूड वैक्यूल बनाता है। फूड वैक्यूल यानी खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल बनाता है। अब ये खाद्य रिक्तिका या फूड वैक्यूल क्या होता है? देखिए, अमीबा क्योंकि एक कोशिकीय है इसलिए इसमें पेट जैसा कोई अंग नहीं होता। ये जो खाद्य रिक्तिका जो होती है इसको हम अमीबा का अस्थायी पेट मान सकते हैं। यहीं पर ये जो भोजन अमीबा ने ग्रहण किया है इसका पाचन होता है। कैसे पाचन होता है कि कोशिका द्रव्य से कुछ एंजाइम्स इसमें आते हैं विसरण के माध्यम से। विसरण क्या होता है? विसरण का मतलब होता है कि कणों का धीरे 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 दूसरी तरफ से एक ओर से दूसरी ओर जाना। विसरण का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आगे हम समझाएंगे विसरण को ढंग से। फिलहाल इतना समझ लें, विसरण का मतलब फैलना, झिल्ली को, किसी भी पतली झिल्ली को पार करके दूसरी ओर आ जाना, ये विसरण कहलाता है। ठीक है,
तो विसरण के माध्यम से एंजाइम्स इसके अंदर आ जाते हैं खाद्य रिक्तिका में। यहाँ पर ये खाद्य का पाचन हो जाता है। पाचन होने के बाद में क्या होता है, खाद्य का जो पाचन हो गया तो ये वापस से विसरण के माध्यम से पाचित जो भोजन होता है वापस से विभिन्न अंगों में, जो भी कोशिका इसके होते हैं उसमें पहुंच जाता है। अमीबा के जो विभिन्न अंग होते हैं उसके अंदर पाचित भोजन पहुंच जाता है और उसका उपयोग कर लिया जाता है। अब जो अपशिष्ट भोजन बच जाता है, कुछ ऐसा हिस्सा भी होता है इस भोजन का जो अपशिष्ट होता है, यानी बेकार होता है। पाचन के बाद में जो भोजन बचता है तो अमीबा क्या करता है, कहीं से भी ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जैसे यहाँ से टूटा और टूट, कहीं से जहाँ से इच्छा हो वहाँ से टूट जाता है और टूट करके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बाहर निकाल देता है। अमीबा में कोई अंग तो होते नहीं, तो जहाँ मर्जी है वहीं से ये टूट करके और वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देता है। तो ये कुल मिलाकर अमीबा में पोषण का तरीका है। एक खास बात इसमें है कि अमीबा में मुंह नहीं होता है। अमीबा भोजन के लिए अपने आकार को एडजस्ट करता है और सूडोपियो बना देता है, और सूडोपियो के माध्यम से वो भोजन को अंदर ग्रहण करता है और खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका अस्थायी पेट का काम करती है और इसके अंदर भोजन का पाचन होता है। कोशिका द्रव्य से यानी साइटोप्लाज्म से एंजाइम्स खाद्य रिक्तिका में आते हैं और इस भोजन को छोटे छोटे कणों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड होने के बाद में ये विसरण के माध्यम से वापस से साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं और विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। ठीक है। इसके बाद में बचा हुआ जो भोजन होता है, जो भोजन का हिस्सा होता है, अपशिष्ट भोजन होता है, वो कहीं से भी टूट करके और बाहर निकल जाता है। ये अमीबा में कुल मिलाकर के पोषण का तरीका होता है। ठीक है। अब अमीबा के बाद में अगर हम बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम भी एक कोश की जीव होता है, लेकिन अमीबा में पैरामीशियम में सिर्फ एक फर्क होता है। फर्क क्या होता है, दो फर्क होते हैं खास तौर पे। एक तो ये होती है कि अमीबा के अंदर कोई मुंह जैसी कोई चीज नहीं थी, माउथ जैसा कोई जगह नहीं थी, और ये अमीबा कहीं से भी अपने आकार को एडजस्ट करके और फूड को यानी भोजन को अपने घेर लेता था चारों तरफ से। ठीक है। लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है, भोजन एक विशेष स्थान से ही लिया जा सकता है, जिसको उसका माउथ भी बोल सकते हैं, मुंह होता है, मुंह जैसी संरचना होती है विशेष जगह से। ठीक है। और पैरामीशियम में, पूरे पैरामीशियम में छोटे छोटे बाल जैसी संरचना होती है, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। या हिंदी में इसको हम कह सकते हैं प्रवर्धक। इसको हिंदी में हम कहेंगे प्रवर्धक या पक्षाभ, पक्षाभ या सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं, भोजन को, जहां भी भोजन मिलता है, जैसे भोजन यहाँ मिला तो इसको धीरे धीरे गति अपने मुंह की तरफ ट्रांसफर कर जाते हैं, हिल के गति दे करके और अपने मुंह के अंदर, मुंह की ओर ले जाते हैं सीलिया। ठीक है। तो पैरामीशियम में और अमीबा में दो मुख्य अंतर होते हैं। एक तो इसमें मुंह जैसी एक संरचना होती है और एक विशेष स्थान से ही भोजन को अंदर ग्रहण किया जाता है, और दूसरी बात ये कि इसमें एक बालों जैसी संरचना होती है जिसको सीलिया बोलते हैं, और ये भोजन को मुंह तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। अमीबा में ऐसी कोई रचना नहीं होती है। ये तो बात हो गई हमारी अमीबा की और पैरामीशियम की। अब हम बात करेंगे इंसानों की, यानी मानव की।